दोस्तों, मेरा नाम सुधीर कुमार है। मैं यूपी आगरा का रहने वाला हूँ। इंडियन आर्मी का एक सोल्जर हूँ। मेरी यहीं पे तैनाती है। मैं पिछले 1-1.5 साल पहले से गुरुजी बूटा सिंह से जुड़ा हूँ और उससे पहले 20 साल मेरा प्रकृति के ऊपर अध्ययन है। मेरा ऊर्जा विज्ञान को समझने का कौशल मुझे प्राप्त है। भारत के हर स्टेट, हर प्रकार के लोग, हर तरह के लोग, अच्छे लोग, बुरे लोग, सबसे बातें करना, उन लोगों को जानना, ये मेरा शौक़ है। इस यात्रा में मैं बूटा सिंह से मिला तो मैंने प्रकृति को, पेड़ों को बचाने की थोड़ी सी मुहिम चला रखी थी। फिर मैं अग्निहोत्र हवन तक पहुंचा। उसके लिए मुझे देसी गाय के जो थापी वगैरह होती हैं वो चाहिए थी। तो कहीं पता लगा कि आप पंजाब में आए हैं और पंजाब में तो देसी गाय का खजाना है। बट मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई जब मुझे पता लगा कि यहाँ पे देसी गाय है ही नहीं। तब किसी ने मेरे को संपर्क कराया, तो फिर जैसे तैसे मैं देसी गाय से जुड़ा। देसी गाय से जब मैं जुड़ा, जब मैंने उनका दूध पीना शुरू किया, मेरे विचारों में जो एक विस्फोटक बदलाव आया। मेरा जो जीवन है वो एकदम से बदल गया। मेरी एनर्जी उतनी ही है, मैं इतनी एनर्जी से पहले काम करता था, लेकिन अब जो काम करता हूं तो अब मुझे लग रहा है कि मैं किस काम के लिए बना। अभी मैं मेरे इंट्रोडक्शन की जो भूमिका है उसको थोड़ा सा कम करते हुए जो मुद्दा है मैं उसकी तरफ आपको ले चलता हूं कि आज का मीटिंग किस तरह हुआ, कैसे करवाया। तो सबसे पहले तो सोनू सरपंच साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना कीमती समय निकाल के इतने अच्छे लोगों को बुलाया। यहाँ पे सर्दी में लोग प्रकृति के लिए सुनने आए हैं, पैसे को जानने आए हैं, और बहुत सी चीज़ें जो आपने अभी तक इंट्रोडक्शन भी नहीं कराई होंगी, आप यहाँ से लेके जाएंगे। और मैं ये वादा करता हूँ कि आप जब आज अभी यहाँ बैठे हैं और 1-1.5 घंटे बाद या 2 घंटे बाद जब आप यहाँ से जाएंगे, आप करोड़ों रुपए का ज्ञान लेके जाएंगे। वो आपके ऊपर डिपेंड है, परमात्मा के ऊपर डिपेंड है कि आप उसमें कितने कदम आगे चलते हैं। लेकिन ये जो मुहिम है, जो मेरे दिल में लगी है, जो डॉक्टर भानु के दिल में लगी है, जो बूटा जी के दिल में लगी है, वो एक आग जो है वो हमारा काम है उस आग को लोकेशन कर। तो मैं अभी अपने आप को शुरू करता हूं। सबसे पहले मैं यहां से अपनी बात शुरू करता हूं कि ये सूरवीर योद्धाओं की धरती है। आपको पता है पंजाबी सूरवीर योद्धा कौन है। मुगल भी अपने आप को बहुत सूरवीर योद्धा मानते आए हैं और वीरों की धरती है। मैं भी वीरों की धरती से आता हूँ। मेरी भी जो जाति मेरा इतिहास भी वीरों से भरा पड़ा है। मेरे जहन में एक सवाल आया कि पूरे विश्व में सूरवीर योद्धा हम हैं और हमको कमजोर लोगों ने गुलाम कैसे बनाया। जिन्होंने हमको गुलाम बनाया, जिनके हम आज भी गुलाम हैं, जिसको ये वहम है कि हम आज गुलाम नहीं है, तो वो चश्मा उतर जाएगा। 1947 में एक्चुअल में हम आजाद हुए ही नहीं और न कभी जिंदगी में हम आजाद होंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि जो गुलामी है वह सरहदों की है या मानसिक है। अगर मैंने आपको मानसिक गुलाम कर रखा है तो आपके घर में छोड़ देता हूं मैं। आप अपने घर के अंदर मेरे गुलाम हैं, जरूरी नहीं है बाहर लाके किसी जेल में बंद करना। तो जो कमजोर लोग थे उन्होंने पूरे विश्व को गुलाम किया। क्या खासियत थी उनके अंदर, कौन सी ऐसी ताकत है जो वो हम पे गुलामी आज भी कर रहे हैं। उन्होंने श्री श्री रविशंकर जी का उदाहरण दिया। ये संत किस काम पे लगे हुए हैं, किस निद्रा से हमको जगा रहे हैं, कौन सी ऐसे कहते हैं ना लोग जाग जाओ, कहां सो गए हैं बताओ। रोज तो 12 घंटे सोते हैं, 8 घंटे सोते हैं, जगते तो हैं सुबह। कौन है जो 6 बजे जगता नहीं है। तो जगह जगाए लोगों को हम कौन सी नींद से जगाना चाह रहे हैं। कौन से ऐसे सत्य हैं जो जानबूझ के आपके जितने भी लीडर हैं उन सबको पता है, वो आपको नहीं बता सकते। आपको सिर्फ वो बता सकता है जिसको आपसे वोट नहीं चाहिए, सपोर्ट नहीं चाहिए। इसीलिए हमको निकलना पड़ा कि अगर ये सच्चाई हम भी नहीं बताएंगे तो बताएगा कौन। जिस आदमी को पार्टी से टिकट लेना है वो नहीं बता सकता,
जिस व्यक्ति को मार्केटिंग करनी है, अपना प्रोडक्ट बेचना है, वो आपको सच्चाई नहीं बता सकता। और यहाँ पे दो ही प्रकार के लोग आते हैं बोलने के लिए, या तो उनको राजनीतिक पार्टी बनानी है, या खुद नेता बनना है, या उनको कोई अपनी जेब में से प्रोडक्ट बेचना है। अभी मैं आपसे उदाहरण लेता हूं कि गन्ने का जूस शरीर के लिए फायदेमंद है और कोल्ड ड्रिंक नुकसानदायक है। कोल्ड ड्रिंक का आपने एड टीवी पे देखा होगा, गन्ने के जूस का देखा? क्यों नहीं करते? कौन करे भाई? गन्ने के जूस वाले को फायदा होगा, आप अपना पैसा खर्च क्यों करोगे? सबको मालूम है कि देसी गौ माता का जो दूध है वो अमृत है। इसका प्रचार प्रसार कौन करेगा? किसी को फायदा ही नहीं। जब मुझे फायदा ही नहीं, मैं प्रचार प्रसार क्यों करूंगा? जिन बातों को हम यहां बताने आए हैं, हमारा 0% फायदा है उसमें पर्सनली, लेकिन लोगों को यह पता नहीं कि जिन चीजों को, जिन सच्चाई को आप छुपा रहे हो, अंततः सारे के सारे लोग मारे जाएंगे। तो क्या उसमें मेरा घर नहीं होगा या आपका घर नहीं होगा? मैं सुबह लिखा है कि सैलाबों को काबू करो, तूफानों पे वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, अब तैर के दरिया पार करो। मरने की बारी पहले तक तो दूसरों की थी, मुझे मतलब क्या था, अब मरने की बारी मेरी ही आ गई है, अब या तो आर करो या पार करो। हमें लग रहा है कि जो केमिकल के जो मैं खेत में उगा रहा हूं, इससे कोई और मरेगा। मैंने तो अपना 1 किला अलग बीज रखा है। एक व्यक्ति कह रहा है कि जो बनावटी जो मिलावटी दूध है, मैं दूसरों के लिए तैयार किया हुआ है, मैं तो मेरा शुद्ध पीता हूं। तुम उसको दूध मिलावटी दे रहे हो, वो आपको गेहूं दे रहा है। घूम फिर के जो सर्किल है वो हम सबके अंदर ही घूम रहा है। आप बाहर के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, आपकी जो बुद्धि है वो काम नहीं कर रही है। आपकी मतलब मैं उसमें शामिल हूं। हम लोग खान पान पे ध्यान नहीं दे रहे, छोटी छोटी चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे, रंगों पे ध्यान नहीं दे रहे। हमारे प्रकृति में बोलते परमात्मा की मेहर है, आज बारिश हो गई, नहीं, वो जमाना चला गया जब बारिश परमात्मा कराता था। आज जिस शहर में जब चाहे बारिश कराई जा सकती है, ठंड बढ़ाई जा सकती है, गर्मी बढ़ाई जा सकती है, आपकी फसल को 3 दिन के अंदर नष्ट किया जा सकता है। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, आपके खेतों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। ड्रोन से आपके खेत की जीपीएस लोकेशन लेके रातों रात 2 बजे ड्रोन से आपके खेत में कुछ भी चीज स्प्रे कराई जा सकती है। हम सो रहे हैं कि हमें पता नहीं, अभी तो टेक्नोलॉजी अमेरिका में आई है, फिर यहां आएगी, वहां आएगी, नहीं आएगी, नहीं आ चुकी है। तो मैं ये कह रहा था कि सूरवीर योद्धाओं की धरती को गुलाम किसने किया? कमजोर लोगों ने, जिनमें एक थप्पड़ भगत सिंह ने मारा था रेलवे स्टेशन पे, 3 दिन तक उस अंग्रेज के कान से दर्द नहीं गया था। ऐसे लोगों को कमजोर लोग गुलाम कर लेते हैं। कमजोर लोग घुसते कहां से? कमजोर लोगों ने सबसे पहले घुसने का रास्ता आपकी रसोई से निकाला है। किसी को इस बात की खबर नहीं है। पुरुष के सबसे नजदीक थी उसकी रसोई, उसकी रसोई पे दिन रात हमला हुआ है, और वही खान पान हमारे मस्तिष्क में गया है और हमारी बुद्धि को कंट्रोल कर लिया है। नशे से आप कंट्रोल नहीं हुए। नशा तो हमारे बुजुर्ग बहुत करते आए, जिंदगी भर होगी उनकी हुक्का फूकते फूकते आज तक वो बीमार नहीं पड़े। कंट्रोल कौन से नशे से हुए? आर्टिफिशियल नशे से हुए आप। भांग धतूरा तो शिव जी को चढ़ता है। तो जो चीजें हमें फैलाई जा रही हैं, एमएसपी की डिमांड करो, किसान नेता है भाई, जोश है, वो भी आजादी चाहते हैं, लेकिन किसान नेताओं को यह पता ही नहीं है कि गवर्नमेंट ने अपने मुद्दे इनके मुंह से कहलवा दिए और जे जाके लट लेके खड़े हो गए कि हमको ये चाहिए। जिनसे आप भीख मांग रहे हैं, असल में तो आपको पता लगेगा कि जिनसे आप भीख मांग रहे हैं वो खुद पालतू कुत्ते हैं। उनकी कमांड किसी पीछे से कोई काबू कर रहा है। आप इन चीजों को समझें। जिन नेताओं को मैं गाली दे रहा हूं, जिनको बदलने की बात कर रहा हूं, आप उनको बदलते रहो। हमें लगता है कि सरकार बदलती है, गर्दन वही रहती है, सिर्फ तलवार बदलती है। आप चेंज करते रहो, कभी आपकी जिंदगी में बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि हम सिस्टम को जानना नहीं चाह रहे कि सिस्टम चल कहां से रहा है। अब मैं मेन टॉपिक पे आता हूं कि हॉस्पिटल चल रहे हैं, गुरुद्वारे चल रहे हैं, मंदिर चल रहे हैं, हमारे ट्रांसपोर्ट वाहन सब चल रहे हैं, सरकारें चल रही हैं।
लेकिन सारे जगह से आपने एक चीज कॉमन देखी होगी, पैसा। ये गवर्नमेंट कैसे चलती है? पैसे से चलती है। पूरा देश किससे चल रहा है? पैसे से चल रहा है। हमारे आपका जो घर है वो किससे चल रहा है? पैसे से चल रहा है। तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि कितने लोग हैं जो पैसे के बारे में जानते हैं कि पैसा क्या होता है, या कितने लोग हैं जो ये जानते हैं रुपया क्या होता है, या कितने लोग यहां पे बैठे हुए हैं जिनको ये पता है कि रुपया क्या होता है और उन्होंने कभी रुपया देखा है? आप में से एक भी व्यक्ति कह दे कि मैंने रुपया देखा है। और सबके पर्स में पैसे पड़े हैं, रुपए पड़े हैं, और फिर भी आप ये अपनी गारंटी के साथ कह नहीं सकते कि आपने रुपया देखा है। तो मैं बहुत ज्यादा समय ना होगी क्योंकि डॉक्टर भानु तक पहुंचना है। मैं गुजारिश करता हूं कोई एक व्यक्ति जो भी उसके पर्स में नोट हो वो नोट निकाल ले, किसी के पास भी 100, 200, 10, 20 रुपए जो भी है। मैंने पर्स से निकाल लीजिए कोई लास्ट में मैं रुपया वापस भी कर दूंगा। हाँ चलिए, मैंने मेरी तरफ से इसलिए नहीं निकाला कहीं आपको लगे कि मैं मेरी तरफ से कुछ बना के लाया हूं। तो ये वही नोट है जो हम और आप यूज कर रहे हैं। तो इस नोट में अच्छा, पहली बात तो सवाल ये है कि ये 500 रुपए है या 500 रुपए का नोट है? नोट है जी। तो जब सबको पता है ये 500 रुपए का नोट है, तो 500 रुपए कहां है? अगर ये नोट है तो इसका मतलब 500 रुपए कहीं है। दूसरा, ये नोट है, इस बात का प्रूफ ये है कि वह लिख रहा है कि मैं धारक को 500 रुपए देने का वचन अदा करता हूं। मैं कसम तब खाता हूं जब मैं आपको कोई चीज नहीं दे रहा हूं। जब मैं आपको कोई चीज दे रहा हूं तो फिर मैं कसम क्यों खाऊंगा? तो इट्स ओनली प्रोमिसरी नोट। ये एक वादा का पर्ची है। वैसा ही पर्ची जैसे कि आपने धान उगा लिया या आलू उगाया और आपने कोल्ड स्टोर में जमा कर दिया। कोल्ड स्टोर में जब आपने जमा किया तो उस कोल्ड स्टोर वाले ने आपको 40 बोरी आलू आपका जमा है करके एक पर्ची दे दिया। अब वो लेके आप मार्केट में घूम रहे हैं और मैं आपसे कहूं कि वो पर्ची आलू है या आलू की पर्ची है, लोग उसी को आलू समझ बैठे हैं, आप इसी को रुपया समझ बैठे हैं। ये धन नहीं है। अब इसके आगे की कहानी, इस पे लिखा है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या किसी ने 1 रुपए का नोट देखा है? 2 से लेके 2000 तक के नोट पे सब पे यही लिखा होता है कि मैं धारक को इतने पैसे देता हूं। मैं उस पे आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो साइन मार रहे हैं, और जो गवर्नर हैं आरबीआई के वो एक बैंक के कर्मचारी से ज्यादा और उनकी कोई औकात नहीं है। वो एक बैंक के कर्मचारी है। हम गवर्नर मतलब पता नहीं क्या सोच रहे हैं। जो 1 रुपए का नोट है उस पे लिखा होता है भारत सरकार, उस पे जो साइन मारता है वो मारता है फाइनेंस मिनिस्टर। इसका मतलब यह है कि हमारी जो गवर्नमेंट की औकात है वो 1 रुपया छापने की है। इसके अलावा जितना भी करेंसी, जितना भी आप नोट देख रहे हैं वो सब आरबीआई छापती है। एक वो वाला निकालना लोगों, आरबीआई छापती है। आरबीआई छापती है। आरबीआई के बारे में आप जानिए, आरबीआई बैंक ऑफ इंग्लैंड की एक शाखा है। ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम आपने सबने सुना? ईस्ट इंडिया कंपनी देश जब आजाद हुआ, हमारा देश जब आजाद हुआ उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी हमको लूट रही थी। तो ईस्ट इंडिया ये है ईस्ट इंडिया कंपनी का लोगो और नीचे है आरबीआई का लोगो। तो मैं ये कह रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1947 से पहले हमको लूट रही थी, उसके बाद वो चली गई। ऐसा ही मानते हैं आप? नहीं गई। आज भी ईस्ट इंडिया कंपनी इस हिंदुस्तान में उतनी ही लूट मचा रही है
और आप यकीन मानिए कि उससे 10 गुना ज्यादा लूट मचा रही है। वो गई नहीं, उसने क्या किया कि मान लीजिए इनका नाम अभिमन्यु है, अब पता लग गया कि अभिमन्यु हमको लूट रहे हैं, बोला इसको भगाओ। तो अभिमन्यु ने क्या किया कि अपना नाम अर्जुन रख लिया और लोगों को बता दिया कि भाई अभिमन्यु चलेगी टाटा बाय। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना नाम रख लिया भारतीय रिजर्व बैंक। दोनों को आप लोगो देख सकते हो, ये शेर और खजूर की बिल्ली, एक ईस्ट इंडिया कंपनी है और एक आरबीआई का लोगो है। क्योंकि गवर्नमेंट पे आपका पूरा फोकस है कि ये हमारे लिए नियम कानून बना रहे हैं, संविधान है, ये है वो है, ये सिर्फ कठपुतली है, ये सिर्फ पपेट्स हैं। इनको पैसे से कंट्रोल किया जा सकता है, किया जाता है, और पैसा पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करता है, हमको कंट्रोल करता है, हमारे घर को कंट्रोल करता है, हमारे धर्म को कंट्रोल करता है, हमारी खेती को कंट्रोल करता है, और पैसे को ही छापने का अधिकार सिर्फ आरबीआई को है। इसका मतलब यह है कि सारी पावर है वो आरबीआई के पास है, वो गवर्नमेंट के पास नहीं है। और हम आरबीआई से लड़ाई नहीं लड़ते, आरबीआई पे सवाल नहीं उठाते, हम सवाल उठाते हमारे भाई बहनों पे, हमारी ही गवर्नमेंट पे। हमें लगता है कि प्रधानमंत्री ये कर देंगे, प्रधानमंत्री नहीं कर सकते। आजाद देश का प्रधानमंत्री ये कर सकता है। आप उनके दिल को टटोलिए, हो सकता है हमसे भी ज्यादा वो अंदर से रो रहा हो कि ये मैंने नेता बन के क्या कर दिया। आप में से कई किसान नेता आज मान लीजिए पाजी हैं, कल वो किसान नेता बन जाएंगे, इनको आप एमएलए बना दो। आप में से 10 लोग कहना शुरू कर देंगे यार एमएलए बनने से पहले तो बहुत बढ़िया आदमी था, अभी पता नहीं ये गद्दार हो गया। ये गद्दार नहीं होते, जिस जगह वो पहुंच रहे वो जगह ही गद्दार है। उस पे सोनू सरपंच बैठेंगे गद्दार होना पड़ेगा, मैं बैठूंगा गद्दार होना पड़ेगा। वो गद्दी गद्दारों की है। जमीन पे कौन बैठते हैं? जमींदार। यकीन मानना, ये तो आप मत बुरा मानना कि आपके लिए बोल रहा हूं, जो गद्दी पे बैठा है वो गद्दार है। हम तो जमीन पे बैठने वाले लोग हैं। तो जो अपॉइंटमेंट है उसका सिस्टम ऐसा डिजाइन किया गया है कि उसको बेईमान होना पड़ता है। वो आपका और मेरा भाई है। बैंकों ने हमारे साथ लूट किया है, फ्रॉड किया है, और बैंकों के कर्मचारी हमारे तो भाई बहन। आपके भी घर में से कोई बैंक में होगा, मेरे घर में से भी बैंक में है। तो इसका मतलब यह है कि मेरा भाई मेरे को फ्रॉड कर रहा है, उस भाई को पता ही नहीं है कि मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है। आपको यूरिया के नाम पे अगर जहर दे दिया जाए तो आप तो जहर भी डालोगे। आपको तो पता ही नहीं ना कि आपको दिया क्या जा रहा है। सारे तो किसान है, सारे जट हैं, और पूछो कि किसका आपके खेती का बीज आपके पास है? नहीं। हर 4 महीने बाद हम बीज भंडार के सामने लाइन लगा देनी है। बीज भंडार चाहे तो 1 साल ऐसा नकली बीज लाए कि सबकी खेती नष्ट कर दे। हम डिपेंड हैं, हमें पता नहीं है। हमारे लोग, आशा वर्कर जो थी वो हमारे लोगों को जबरदस्ती टीका ठोक के चलेगी सिर्फ 2000 रुपए के चक्कर में। उसको अपने 2000 रुपए देख रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या प्लान किया, उससे पीछे वाले डब्ल्यूएचओ ने क्या प्लान किया, वो वैक्सीन में क्या ग्राफीन ऑक्साइड है कि नहीं है, उस आशा वर्कर को नहीं पता। यही कारण है कि हम आम लोगों को पैसे का खेल नहीं पता कि पैसा कौन छापता है, कैसे छापता है। मैं आपसे सवाल करूं कि अगर मान लीजिए देश में गरीबी है तो गवर्नमेंट कितना भी रुपया क्यों नहीं छाप लेती? क्या मजबूरी है उसकी? हमसे टैक्स क्यों ले रहे, ब्याज क्यों ले रहे? कितना भी रुपया छाप ले वो, आपके दिमाग में आता होगा। फिर कोई बुजुर्ग लोग आपको समझाता होगा कि नहीं भाई जी ऐसा नहीं कर सकते, जितना सोना रखा है पीछे उतना ही रुपया छाप सकते हैं। तो सोना रखा हुआ है जी 4.86 लाख करोड़ का, रुपया छाप लिया इन्होंने 34 लाख करोड़। नोटबंदी से पहले था ये 18 लाख करोड़। और कमाल की बात यह है कि इन्होंने देश को कर्जा दे रखा है 156 लाख करोड़, 200। यानी कि अगर पूरा भारत एक दिन उठे और ये कहे कि चलो आज बैंकों का कर्जा ही पटा देते हैं, तो सारे लोग मिलके भी अगर तुम बैंक का कर्जा पटाओगे तो नोट खत्म हो जाएंगे, कर्जा खत्म नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि किसानों ने कर्जा लिया नहीं है, आपको जबरदस्ती डिजाइन करके कर्जा दिया गया है। और सबसे बड़ी साजिश पंजाब के साथ हुई है। आपकी जमीनों पे जबरदस्ती लिमिट बनवाई गई, जहां जरूरत थी उससे कहीं ज्यादा आपको पैसे दिए गए।
और वो पैसा आने के बाद आपके घर में या तो थार आई, बुलेट आई, बड़े बड़े मकान बने, घूम फिर के पैसा उन्होंने कंपनियों से ले लिया। आपको मैं पैसा दे दूं और तीन महीने के अंदर वो पैसा मेरे पास आ जाएगा, अगर मैं सारी कंपनियों का मालिक हूं तो। इसीलिए तो वो बेधड़क कितना भी पैसा आपको देते हैं। उनको मालूम है ये पैसे का करेंगे क्या, मशीनों में जाएंगे, वो भी हमारी कंपनियां, मकान बनाएंगे, सारे सीमेंट सरिया सारों की कंपनी इनकी। आप कहां खर्च करोगे बताओ? दारू पियोगे, वो इनकी कंपनियां। आप अपनी दारू नहीं बेच सकते। ये बताइए, घर में जो दारू बनाता उससे शुद्ध दारू तो दुनिया में कोई बनती नहीं। वो आप नहीं बना सकते, आप अपराधी हैं। और आप केमिकल की दारू खरीद के पी सकते हैं, तब आप अच्छे बंदे हैं। कोरोना में कुछ नहीं खुला, ना गुरुद्वारे खुले, ना स्कूल खुला। सबसे पहले खुला तो दारू का ठेका खुला। हमें अब इन सब चीजों पे विचार करना पड़ेगा और हमें असली चोट कहां मारनी है, इस बार हमें पता लग गया है और इसका खुलासा हो चुका है। अब सिर्फ उस खुलासे को आपको हैंडओवर करना बाकी है। पहले क्या था कि कोई अच्छी चीज एक व्यक्ति को पता लग गई, अब वो क्या करता था कि सारा ज्ञान मेरे पास रहे, मैं किसी को नहीं बांटूं। जब नहीं बांटोगे खत्म कर दिए जाओगे। हमने ये प्रण लिया है कि अपने ज्ञान को लाखों लोगों में डिवाइड कर देंगे। मारने वाले को यह समझ में ही नहीं आएगा कि किसको मारना है, उसको दबोचने का मौका नहीं मिलेगा। आप में से जब मुझे पता लग जाए कि नेताजी ये है, तो मैं इनकी खासियत पता कर लूंगा, इनकी कमजोरी पता कर लूंगा, इनकी चाहत पता कर लूंगा, या तो उनको पैसे से खरीद लूंगा, नहीं तो धमका दूंगा। जब मुझे पता ही ना चले कि आप में से नेता कौन है या विचार कहां से आ रहे हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप सारे मुद्दों को भूल के एक मुद्दे पे आइए, और वो है पैसा। आप पैसे को समझिए, इसमें आपको लठ उठाने की जरूरत नहीं है इस बार। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम सूरवीर योद्धाओं को एक कमजोर कौम ने गुलाम किया, क्योंकि वो कागज की बड़ी पक्की है। हम सबसे ज्यादा कमजोर हैं कागजों में। हम अपनी जुबान पे भरोसा करते हैं कि भाई मैंने जो कह दिया वो कह दिया। हम कागज पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते। अब कहानी शुरू होती है कि कागज से आपको कैसे गुलाम बनाया। हमारे जो जज थे, सरपंच थे, उन्होंने बोला कि अगर किसी ने कागज पे लिख लिया कि चलो आज से सोनू सरपंच साहब मेरे गुलाम हैं, इनको क्या फर्क पड़ेगा। कागज वालों ने ये पूरा गेम किया आपके साथ, और यकीन मानिए कि वो कोई ना कोई शक्ति है जिसके तहत वो काम करते हैं, इसलिए वो फेल नहीं होते। सूरवीर योद्धाओं का जमाना आता है चला जाता है, आता है चला जाता है। वो चला कैसे जाता है? क्योंकि हम यूनिवर्सल लॉ को भूल रहे हैं। परमात्मा का जो दिया हुआ कुदरत का जो कानून है उसको भूल जाते हैं। उन्होंने कानून, जो कुदरती कानून है, उसी के तहत कागज बनाए और उन्हीं कागजों से आपको गुलाम किया। इसीलिए उनका सिस्टम टूटता नहीं। उसमें जो चालाकियां हैं वो चालाकी करते हैं, काम उनका एक नंबर का है। अगर हमने परमात्मा की बात सुनी होती, अपने गुरुओं की बात सुनी होती, अपने बुजुर्गों की बात सुनी होती, तो आज हमारी हालत ये नहीं होती। हम घुस गए स्टडी में, अध्ययन करने में। अध्ययन क्या कर रहे हैं जी? लड़कियों को इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे। ये किसी ने सोचा कि हमारे डॉक्टर बनने का, जो इंजीनियर बनने का जो सिलेबस है, सिलेबस किसने डिजाइन किया? पढ़ाते रहो अपने बच्चों को। भाई सिलेबस डिजाइन करने वाला मैं हूं, तो मैं बताऊंगा ना कि आपके चैप्टर में क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना। हम सिलेबस पर ध्यान नहीं देते। अरे भाई WHO ने बोला है तो बात सही है, और WHO को कौन कंट्रोल कर रहा है? करते होंगे बड़े लोग, हमें क्या। कितने बड़े लोग हैं जिनको आप जान नहीं सकते कि भाई उनके जो WHO को भी तो कोई चला रहा होगा। क्यों बनाया है उन्होंने? इनकी पढ़ाई करें आप तो पता लगेगा पूरी चीजें। आपकी गवर्नमेंट को जो चला रहे हैं 13-14 अमीर परिवार पूरे विश्व के, वो पूरी दुनिया को चला रहे हैं। सबसे महंगी कंपनी का नाम है ब्लैक रॉक। ब्लैक रॉक ही सारी कंपनियों की मदर कंपनी है।
ब्लैक रॉक कंपनी के बारे में कितने लोग जानते हैं? नहीं जानते होंगे। आप जानते हैं जो फेमस हैं, अंबानी, अडानी, ये तो छोटे छोटे प्यादे हैं, ये तो एक नदियां हैं, समंदर कहीं और है जहां ये सारी नदियां जाके मिल रही हैं। तो इस बार उस समंदर पे चोट मारने का हथियार हमें डॉक्टर भानु ने दे दिया है, और आपने डॉक्टर भानु को सुन लिया या इनके साथ इनके विचारों को समझ लिया, तो आप यकीन मानिए कि आपने सुभाष चंद्र बोस के विचारों को सुन लिया। ये वो व्यक्ति हैं जो डायरेक्ट लिंक जिन विचारों से है वो सुभाष चंद्र बोस से जुड़े हुए हैं। आज मुझे नहीं पता कि भगत सिंह के जो विचारों के जो लोग हैं उनके साथ जो काम करते थे वो कहां हैं, लेकिन सुभाष चंद्र के बोस के जो विचार हैं, आजाद हिंद रुपया जब उन्होंने बनाया था, इसी वजह से उनको रास्ते से हटाना पड़ा। वो आप कितनी भी क्रांति करो, कभी भी आपके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं होगी। जिस दिन आपने पैसे पे चोट मारी उसी दिन वो तिल मिला जाते हैं। आप कितनी भी क्रांतियां कर लो। किसान आंदोलन कितना बड़ा खड़ा किया, इतना बड़ा आंदोलन विश्व में खड़ा करना किसी की दम थी ही नहीं। उस आंदोलन को भी उन्होंने ऐसे डील कर लिया। 700-800 लोग मर गए, थोड़े दिन बाद हमको याद रहा, थोड़े दिन बाद हम भूल गए। इतने बड़े आंदोलन पर उनके कान पे जून ही नहीं है। जूं कब रहेगी जब कुछ किसान नेताओं ने यह सवाल उठा दिया था वहां पैसे का। हम 3 कानून वापस ले लो जी, हमारे ट्रैक्टर लागू कर दो या कुछ भी कर दो, है सारी चीज जो है तो पैसे के लिए ना। हम एमएसपी क्यों मांग रहे हैं? पैसे के लिए। हम खेती के लिए जुड़े हुए कानून क्यों वापस करने के लिए? पैसे के लिए। आप पैसे को ही समझ लो ना एक बार। 1 रुपए का जो नोट है, 1 रुपए का जो नोट है, आपके नजर में 1 रुपए का जो वैल्यू है वो कितना होगा अंदाज से? हाँ, 1 रुपए का मतलब है 1 तोला चांदी। अगर इसको सोने में कन्वर्ट करें तो 777 मिलीग्राम सोना, यानी कि 4650 रुपए की वैल्यू है हमारे 1 रुपए की। यानी कि किसी हमारे किसान भाई ने अगर 20 लाख रुपए का कर्जा लिया है तो मात्र वो 421 रुपए में अदा हो जाएगा। 1 लाख का लोन आपका 21 रुपए में अदा होगा। और ये ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया और अदा हो गया, ये सारे दस्तावेज और सारे संविधान की धाराएं इस बात को कहती हैं कि आप कानूनन, लीगली, संवैधानिक आप अपने लोन को, 1 लाख के लोन को मात्र 21 रुपए में पटा सकते हैं। माफी नहीं, वो मेरे मालिक नहीं है जो मैं उनसे भीख मांगू। हम मालिक हैं और मालिक आदेश देता है, प्रार्थना पत्र नहीं लिखता। आपका संविधान आपको क्या कहता है? आप मालिक हैं या आप पे जो नेता है वो मालिक है? संविधान कहता है कि आप मालिक हैं। तो मालिक तो आदेश देता है, ऑर्डर करता है। हम भीख क्यों मांगते हैं? ये दे दो जी, वो दे दो जी, कटोरी दे दो, पतीला दे दो। क्यों दे दो जी? मालिक मैं हूं, आदेश कर रहा हूं। इसीलिए क्लास 7, 8, 9 से हमको सिखाया जाता है, बेटे प्रार्थना पत्र लिखो, डीएम साहब के लिए एप्लीकेशन लिखो। और इधर कहते हो आप ये हमारा पब्लिक सर्वेंट है। सर्वेंट के लिए हम एप्लीकेशन लिखते हैं? आपके घर में जो नौकर है आप उसके लिए एप्लीकेशन लिखते हैं? काम वाला जो है आपके घर पे उसके लिए एप्लीकेशन लिखते हैं? सीधा बताते हैं काम कर। उन्होंने सारी फैसिलिटी ले रखी है जी। हम तो सर्वेंट हैं, गाड़ी दे दो, इनके लिए काम करना है, एसी लगा दो जी, बहुत गर्मी लगती है जी। तो नौकर ने इस बात से फैसिलिटी लिया गवर्नमेंट से कि मैंने इनकी सेवा करनी है इसलिए मुझे एसी चाहिए। जब मालिक जाता है तो मालिक को बोलते हैं 10 मिनट रुकिए, साहब का अभी मूड ठीक नहीं है। चपरासी से पूछते हैं कि साहब का मूड ठीक है? साहब का मूड ठीक होगा, फिर वो 3 दिन बाद आता है। मालिक बाहर बैठा है, नौकर कह रहा है मेरा मूड खराब है। अब मालिक को जगना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और अब आदेश जारी करने पड़ेंगे। भीख नहीं, प्रार्थना पत्र नहीं। हमें आरबीआई से पूछना पड़ेगा कि मेरा जो 1 रुपया है, जो तू कह रहा है कि 500 रुपए देने का वचन अदा करता हूं, अब तेरा समय आ गया, ये ले तेरी पर्ची और मुझे 500 रुपए दे, चांदी के सिक्के।
जो तूने रिजर्व बैंक में मेरे बुड्ढों ने खून पसीने से कमाई से वो जमा किए थे तेरी बैंक में, तेरे बाप का नहीं है वो, मेरे पैसे हैं, मेरे बाप दादे के पैसे हैं, मेरे बाप दादे की जागीर पर मेरा अधिकार है, तुम्हारा नहीं है। जो मेरे बुड्ढों ने सोना जमा किया वो आप मुझे सोना दीजिए, उनके पास सोना इतना है, ले वही पाएंगे जो पहले इस बात को समझ जाएंगे। अब आप समझो कि 200 लाख करोड़ आपको कर्जा मार रखा है, 34 लाख करोड़ की करेंसी मार रखी है और सोना रखा हुआ है इतने के बदले। तो जो पहले बवाल मचाएगा वो अपना कर्जा माफ करवाएगा। बैंकें कोलैप्स होनी है, बैंकों का सिस्टम धराशायी होना है, और हमसे ज्यादा जल्दी है बैंक को, सॉरी गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट खत्म करना चाहती है बैंक को, ये प्रूफ खत्म करना चाहती है। 19 दिसंबर को उन्होंने इसीलिए ई रुपया, हमारे रुपया का नाम बदल के ई रुपया करके उसका पायलट प्रोजेक्ट ऑलरेडी शुरू कर दिया है। हमको फोन पे गूगल पे इनकी आदत इसलिए डाली जा रही है क्योंकि हम ई रुपया यानी डिजिटल करेंसी पे आए और इससे बड़ी सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के ऊपर हम लोग आ जाए। सारा पैसा आपके मोबाइल में होगा, मोबाइल होंगे इंटरनेट के हाथ में और इंटरनेट है उनके हाथ में, एक क्लिक पूरा पैसा खत्म, और आप सड़क पे भीख मांगेंगे, खाना तक नहीं खा सकते आप। पैन कार्ड जो था पहले बैंक की नजर में आपका रिकॉर्ड खराब होता था, आजकल सोशल स्कोर एक नाम की बीमारी आ रही है, और इतनी भयंकर बीमारी है कि उसके आगे दुनिया की सारी बीमारियां फेल हो जाएंगी। पहले आप मुझे बताइए कि गांव में जो गलत काम करता था उसको सबसे बड़ी सजा क्या देते थे? अपने समाज से बाहर करते थे। मतलब समाज की नजर में जो बंदा गिर जाता था वो दुनिया की सबसे बड़ी सजा है। कुछ लोग तो गांव की नजर में मैं गिर गया हूं खुद फांसी खा लेते थे। मतलब लोग जब समाज की नजर में गिर जाते हैं तो वो मृत्यु को भी गले लगा लेते हैं। तो इतनी भयंकर सजा है सोशल स्कोर, और गवर्नमेंट कहती है कि आप अगर बैंक के पैसे नहीं दोगे तो आपका सोशल स्कोर डाउन कर देंगे, और बैंक आपके साथ फ्रॉड करती रहे तो चलेगा, कंपनी आपके साथ फ्रॉड करे चलेगा। एक व्यक्ति से हम कह रहे हैं कि आप अपना कर्जा जो लिया है वो भारतीय संविधान के तौर पे इतने पैसे अदा करो। दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि भैया बैंक का पैसा लिया देना तो पड़ेगा। हम कब मना करें कि नहीं देना है? क्या आप इस बात को बर्दाश्त करोगे कि किसी किसान ने 3 लाख रुपए के लिए अपनी जान दे दी? उसका पता है जिम्मेदार कौन है? आपको लग रहा होगा बैंक जिम्मेदार है, आपको लग रहा होगा गवर्नमेंट जिम्मेदार है, नहीं। उसकी फांसी के लिए हम सब जिम्मेदार हैं जिन्होंने टाइम पे अपनी किस्त बिल ब्याज भरी थी। हमारी ही वजह से वो मरा। हमको जो दर्द हो रहा है वो ये हो रहा है कि मैं किसी की फांसी लगने में, किसी की मौत के लिए जिम्मेदार हूं। अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल से समझाता हूं कि हम जिम्मेदार क्यों हैं। मान लीजिए इस हॉल में 20 आदमी बैठे हुए हैं और डॉक्टर भानु के पास सिर्फ 20 लाख रुपए हैं और 20 आदमी बैठे हुए हैं, तो आप सबको पैसे की जरूरत है, तो आपने इनसे 1-1 लाख रुपए सबने ले लिए, 20 लाख रुपए 20 लोगों में बांट दिए। अब इन्होंने कहा कि भाई आप अपना काम निकाल रहे हैं तो आप 1 साल बाद मुझे 1 लाख और उसके साथ 10,000 ब्याज और जमा करोगे, ठीक है जी? तो 1 साल जब आएगा लास्ट में तो डॉक्टर भानु के पास टोटल रुपया कितना हो जाएगा? 20 लाख तो वो जो उन्होंने दिया और 10-10 हजार 20 जगह और कर लो 2 लाख, तो 22 लाख रुपए इनके पास आ जाना चाहिए साल के अंत में। और मैंने पहले ही कहा था कि टोटल रुपया कितना है? 20, तो 22 कहां से है? वो मरेगा लास्ट में। आप अपने आप से सवाल करो, 22 कहां से दोगे? देख के देखो, जब दुनिया में रुपया ही 20 लाख है, टोटल मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, तो आप बताओ वो 2 लाख कहां से है? जिस दिन आप इस खेल को समझ गए आप बैंक के पूरे खेल को समझ जाओगे। जब 2 लाख रुपए है ही नहीं तो आएगा कहां से? तो फिर होगा क्या कि हम में एक दूसरे को मार्केट यानी मार काट करनी पड़ेगी, एक दूसरे का शोषण करना पड़ेगा। इसमें से 19 लोग जो ताकतवर होंगे, जो छीना झपटी, जो चालाक होंगे,
वो एक दूसरे से कुछ भी करके अपनी किस्त जमा कर देंगे। लास्ट में मान लीजिए किंगरा जी सबसे कमजोर पड़ गए, ये इसके अंदर ईमानदारी का कीड़ा है, ये व्यक्ति ईमानदार है, नहीं मेरे को शोषण नहीं करना, तो ये सबसे पहले इसकी जमीन जाएगी। और समाज में सबसे मतलब घिरा हुआ आदमी आपको ये नजर आएगा, इसने अपनी जमीन नहीं बचा पाई, वो कहां से, वो ईमानदारी पे टिका रहा। तुम लोग सब चालाक लोग थे, तुमने अपनी किस्त चाहे नौकरी से या किसी से भी आपने जमा कर दी, तो लास्ट में उन 19 लोगों ने मारा ना उसको। किसी ने सवाल नहीं किया कि जी आपके पास जो टोटल रुपया है आप इतना ही तो कर्जा बांट सकते हो। मान लीजिए पहले तो आपको 34 लाख करोड़ छापना ही नहीं चाहिए, वो तो गलत छापा है, नकली रुपया है वो, तो 34 ही बांट दो, उससे ज्यादा बांट कैसे सकते हो आप? इसका मतलब यह है कि हमारी जिंदगी खत्म होगी, कर्जा खत्म नहीं होगा। इस बार डॉक्टर भानु आपका मान लो कर्जा माफ करा देगा, फिर दोबारा ले लेंगे। पैसे के खेल को नहीं समझ रहे। और मैंने जितनी बातें कही हैं आप इसको गूगल कर सकते हैं, संविधान की सारी धाराओं से आप उसको पढ़ सकते हैं। कहीं भी मेरी इतनी परसेंट भी बात झूठी जा सकती है तो आप सारी बातें खारिज कर दें। हम छोटे छोटे मुद्दों पे चल रहे हैं, हम बेसिक जो कोर कॉन्सेप्ट है ना, धन को नहीं समझते हम। रुपया क्या होता है? रुपया होता है मेरे धन को मापने का एक इकाई, यूनिट, स्टैंडर्ड, मानक। जैसे किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। कल से इनको कोई कह सकता है कि 999 मीटर होंगे। अगर 999 मीटर इन्होंने कर दिया तो पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा। तो क्या कोई रुपए की वैल्यू को अप या डाउन कर सकता है? आपको 1 केजी मान लीजिए दाल चाहिए, अब वो 1 केजी दाल में लोहे के वाट से तोलूं या चांदी के वाट से तोलूं या सोने के वाट से तोलूं, आपको इससे तो कोई फर्क नहीं है, आपको मिलेगा तो 1 ही केजी ना। तो वो चीज कोई भी हो सकती है, कागज हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, सोने का हो सकता है, चांदी का हो सकता है, लेकिन उसका वजन तो अप डाउन नहीं हो सकता ना। वजन तो उतना ही होगा। चाहे ईंट से भी पहले गांव में जो सामान देने आते थे, जो उनको बाट नहीं होता था लोहे वाला, तो क्या करते थे, ईंट से ही तोड़ देते थे, और हम ईंट से भी चीज को ले लेते थे। तो मतलब हमको ईंट से नहीं है, मतलब है उतने वजन से। तो वजन जो है वो है 1 तोला चांदी। तो 1 तोला चांदी हमारे आज कितने की आती है? 4650 रुपए की। तो मेरा 1 रुपया मैं आपको देता हूं तो मुझे 4650 रुपए की चांदी चाहिए। चांदी देती है? हाँ, क्योंकि भाई मैंने इसी के एवज में तो ये पर्ची ली थी। शुरुआत कहां से हुई कि जब हमारे जो बुड्ढे थे, वो हमारे जो बुजुर्ग थे, वो सोना चांदी कैरी करते थे, कहीं दीवार में भी गाड़ते थे, जमीन में गाड़ते थे। तो अंग्रेजों ने ये कहा कि भाई ऐसा है, तुम सोना चांदी लेके जाते हो तो आपको चोरी हो जाएगा, लूट लेगा कोई, तो आप ऐसा करो, सोना मेरे पास रखो, मैं उतने ही सोने का पर्ची बांट देता हूं। तो लोगों ने बोला ये काम बढ़िया है, चोरी होगा तो कागज चोरी होगा, और ऐसे करके पर्ची काम करना शुरू कर दी। एक ने उसको पर्ची दे दी, उसने उसको पर्ची दे दी, फिर पर्ची के बदले केला आ गया, फिर जमीन आ गई, सारी चीजें पर्ची पर्ची पर्ची, और लास्ट में पर्ची ही हो गया। हम असली रुपये को भूल ही गए, कोई वापस गया ही नहीं लेने। अब जो पर्ची छाप रहा है, ठीक है, जो सुनार है, जो सुनहरा है, वो पर्ची छाप रहा है, उसकी बीबी ने ये कहा कि मुझे बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए। वो बोलेगा मेरे पास तो पैसे नहीं है। बोला तू पर्ची सबको बना के देता, एक मेरे को दे दे। बोला इसके बदले में तो सोना रखे जाते हैं लोग, तब पर्ची बांटता हूं, ऐसे थोड़ी बांटता हूं मैं। तो बोला जे उसके बदले में सोना रखा जा रहा नहीं रखा जा रहा है, ये तो सिर्फ तेरे को पता है, पर्ची बनाने वाला तू है, कौन पूछ रहा है, चुपचाप छाप ले। उसने वही काम किया, चुपचाप छापना शुरू कर दिया, तब तो 34 लाख करोड़ हो गए। ये किसी ने सवाल ही नहीं पूछा कि भाई इतनी सोना है तो इससे ज्यादा कैसे मार्केट में आ गए। और सवाल इसलिए नहीं पूछा, आपकी भी मजबूरी ये थी कि क्या ऐसा हो सकता है कि पूरे पंजाब के लोग एक जगह इकट्ठे हों और सब पूछेंगे भाई आपके कितना पैसा, आपके कितना पैसा है, कोई दूसरे के पैसे को जोड़ेगा? और छोड़ो, आप अपने घर में बता दो आपकी वाइफ के पास कितना पैसा रखा हुआ, वो मर जाएगी, लास्ट तक नहीं बताएगी कि असली पैसा है कितना। तो हमें हमारे घर में नहीं पता पैसा कितना है, पूरे पंजाब में कहां से पता होगा?
पूरे हिंदुस्तान में इसी लॉजिक का वो फायदा उठाते हैं कि इनको कैसे पता चलेगा कि कितना पैसा है, पता ही नहीं चलेगा उनको। और जब तक जिंदगी में पूरे लोग इकट्ठे होकर बात नहीं समझेंगे तब तक ये ऐसे ही नकली रुपया छापते रहेंगे और हमें कर्जा देते रहेंगे। देश में गरीबी आ रही है, भुखमरी आ रही है, लेकिन क्रेडिट कार्ड ले लो जी, लोन ले लो। लोन के लिए कभी मना नहीं, सारी चीज के लिए मना है, लोन के लिए मना नहीं। कुछ चालाक लोग जो मेरे से मिले उन्होंने कहा कि भाई हमने तो अपने खेत के बदले लोन नहीं लिया, मकान के बदले नहीं लिया, हमने पर्सनल लोन ले लिया। तो बड़ा खुश है कि पर्सनल में क्या ले लेगा। उनको ये पता ही नहीं है सबसे खतरनाक लोन है पर्सनल लोन। यहां तो लोग अपनी खेती और जमीन दे रहे, तूने अपने आप को दे दिया। बंदा खुश हो रहा है कि मैं मेरे को बेच के आ गया। आपने साइन मारा 15 लाख रुपए पे, उसी दिन आपने बैंक को यह पावर दे दी कि 15 लाख रुपए छाप ले। एक आदमी तेरे चरणों में गिर गया है, मैंने अब अपने आप को निछावर कर दिया है। उसने परमात्मा पे निछावर नहीं किया, अपने आप को बैंक को निछावर कर दिया। और बैंक के आप कोलेट्रल हैं, यानी कि बंधक हैं। आपको पर्सनल लोन देके आपको काबू किया, आपकी आत्मा वहां पे गिरवी हो गई। अब आपका शरीर आपका नहीं है। और ये मैं रिटर्न में दिखा सकता हूं। कितने लोगों के पास आधार कार्ड है? आधार कार्ड है? आपका आधार कार्ड आपका ही है, मुकरेंगे तो नहीं, ऑन रिकॉर्ड है। पत्रकार साहब 10 सेकंड बाद ये लोग मुकर जाएंगे कि इनका आधार कार्ड इनका नहीं है। चैलेंज कर रहा हूं। ओके। आपके आधार कार्ड पे आपका नाम है, आपका फोटो है, आपकी रेटिना का स्कैन है, लेकिन वो आधार कार्ड आपका नहीं है। आधार कार्ड उसका है जिसने उस पर 12 डिजिट का नंबर दिया है। मेरा आधार कार्ड तो मैं फिर नंबर मैं बताऊंगा ना क्या लिखूंगा इस पे। वो तो आपका नाम और आपका शकल है, ऐसा आपको लग रहा है कि वो आपका है, वो आपका नहीं है। अगर आपका है तो आपको कब जरूरत पड़ी आधार कार्ड बनाने की? जरूरत जिसकी थी उसने डंडा दिया आधार कार्ड बनवाओ। मेरी जरूरत होती या तो मैं बनाता। हर व्यक्ति अपने अपने घर में अपने अपने स्टाइल से बनाता आधार कार्ड। कोई कैसा बनाता, कोई कैसा बनाता, कोई रेटिना देता, कोई फिंगरप्रिंट देता, कोई कुछ देता। आपका आधार कार्ड आपका नहीं है। यह कहानी तो शुरू हुई है अभी। इससे पहले कहानी, आपका जो बच्चा है उसको आपने बेच दिया है, मालूम आपको? नहीं बताऊंगा, मैं ही बताता हूं। आपने अपने बच्चे को कैसे बेचा? बर्थ का मतलब कैसे होता है? बर्थ का मतलब क्या होता है? बर्थ का मतलब होता है पैदा होना, है ना? नहीं, बॉर्न का, अंग्रेजी पढ़े लिखे हैं, बॉर्न का मतलब होता है पैदा होना। जब हम ट्रेन में रिजर्वेशन कराते हैं तो अपर बर्थ, लोअर बर्थ, मिडिल बर्थ, बर्थ आता है ना, तो क्या हम ट्रेन में पैदा होते हैं? अगर इस बर्थ सर्टिफिकेट का नाम का मतलब पैदा होना है तो इसका मतलब ट्रेन में जितने बार रिजर्वेशन करा रहे हैं हम पैदा हो रहे हैं। बर्थ मतलब जब किसी चीज को किसी पे लिटाया जाता है उसको बोलते हैं बर्थ। और उस बर्थ का नंबर जो होता है वो पहले से रेलवे मंत्रालय और रेल के पास रजिस्टर्ड है। मतलब उसकी रजिस्टर्ड की हुई अलमारी पे आप लेट गए, कुछ वक्त के लिए वो आपकी थी। वो सीट किसकी है? रेल की। आप तो उस पर लेटे, आपकी बर्थ नहीं है। ऐसे ही बर्थ सर्टिफिकेट तो कोलेट्रल है गवर्नमेंट का। आपने अपना उस पर जो फिंगरप्रिंट है और बच्चे के पैर के निशान है और फादर नेम है वो वगैरह सब उस पर लिख दिया है। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ। जब परमात्मा ने, कुछ लोग मुगल लोग हैं, मुसलमान लोग हैं, वो कहते हैं कि अल्लाह ने अगर चोंच दी है तो दाना भी देगा। ये बात सच है। जब परमात्मा ने मुझे पैदा किया तो मेरे हिस्से की जमीन, मेरे हिस्से का सोना, मेरे हिस्से की आसमान, मेरे हिस्से का वायु, मेरे हिस्से का पानी, सब कुछ परमात्मा ने दिया। ये कौन लोग हैं जो मुझे बताएंगे कि इतनी खेती लेने के लिए तुझे इतने पैसे देने पड़ेंगे, हवा लेने के लिए, पानी लेने के लिए? सारा कुछ टैक्स से आ रहा है, सारा कुछ पैसे से आ रहा है और पैसा उनके हाथ में। परमात्मा मुझे हवा दे रहा है, पानी दे रहा है, जमीन दे रहा है, मेरे को जंगल दे रहा है, सोना दे रहा है, चांदी दे रहा है। सारी चीज तो धरती से आती है। ऐसी क्या चीज तुमने बना ली बताओ? कुछ नहीं बनाया। मेरे यहां से कोयला निकाला, उससे बिजली निकाली, बिजली से एसी बनाई, एसी बेच दी। अरे निकाली तो मेरी जमीन से, तो मेरी धरती से सामान निकाल के मुझे बेच के चला जाता है।
ये है मार्केट। मैं मार्केट को इसलिए मार्केट बोलता हूं। और हमारे किसानों को भी बताया जा रहा है कि आप भी व्यापारी बनो, मार्केट में फंसो। मार्केट में फंसोगे तो एक दूसरे को मारते ही रहोगे। इंश्योरेंस वाला जो बीमा बेचने वाला होता है वो हमारे घर में से ही होता है और हमको बीमा बेच के चला जाता है अपने सिर्फ इंसेंटिव के चक्कर में। कितना सगा होता है, साला है इंश्योरेंस LIC का बीमा एजेंट और जीजा जी को मरने के पूरे फायदे दिखा के और जीजा जी का पत्ता काट देता है क्योंकि मार्केट में फंस गया। हम एक दूसरे को प्रोडक्ट की तरह देख रहे हैं। जो सामान मैं बेचता हूं उसका खरीदार आ गया, मैं बहुत खुश, बाकी कोई कुछ आएगा मुझे कोई मतलब नहीं। आप इस खेल से, चक्रव्यूह से निकलेंगे तब जब आप समझ जाएंगे पैसे का खेल। अभी बड़े बड़े आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ और सिर्फ आपको इस पैसे का खेल समझना है और इस पे चोट मारनी है, क्योंकि इस पे चोट मारना मतलब आपके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, आपके नेता जो लोग जिनको चलाते हैं उन पे चोट मार रहे हैं आप। इस बार आप सही चोट मार रहे हैं। और नेताजी से आप आए तो प्रधानमंत्री जी से, राष्ट्रपति जी से नमस्ते करें कि बाजी आपसे तो मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं तो बैंक से सवाल पूछ रहा हूं। बैंक पे चोट मारोगे, इनके यहां चोट लगती है। आपने बोला नेताजी मुझे आपसे कोई मतलब नहीं, आपके एरिया के विधायक से मतलब नहीं, सरपंच से मतलब नहीं, किसी से मतलब नहीं, मैं मेरी बैंक से सवाल पूछ रहा हूं। बैंक का मैं कर्मचारी हूं, ये मेरी बैंक ही इनको चलाती है। ये बैंक को नहीं चलाते। आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि एक भी बैंक की जमीन इन्होंने खरीदी नहीं है, सारी किराए पे है, इनको भागना है। बैंक का मतलब क्या होता है? कोई पढ़ा लिखा हो तो बैंक मतलब होता है समुद्र का किनारा या नदी का किनारा। इंग्रजी बैंक मतलब यही है, किनारा। तो वो जो किनारे का जो शब्द था वो इस बैंक में क्या कर रहा है? आप सिटीजनशिप कनाडा में जब जाते हैं आप तो वहां पे क्या मिल जाता है आपको? सिटीजनशिप। शिप क्या है? जहाज मिल जाता है, क्योंकि समुद्री कानून आप पे लागू है। समुद्री कानून यानी कि आप सारे मरे हुए हैं, इसीलिए तो आपकी मां आपकी डिलीवरी करती है। क्या बोलते हैं जी? डिलीवरी हुई है। हम कोई सामान है जो डिलीवरी होगी? बड़े शौक से कि डिलीवरी हो गई। डिलीवरी कैसे होगी? डिलीवरी तो पिज्जा और पास्ता इनकी हो रही है, सामान की डिलीवरी हो रही है। मेरी मां मुझे डिलीवरी करेगी, जन्म देती है मेरी मां, जन्मदायिनी है वो। हमारे भारतीय जो शब्द हैं उनकी ऐसी तैसी मार दी उन्होंने। आप समुद्री कानून आप ब्लू पेन से लिखते हैं ना, ब्लू पेन से, नीले पेन से क्यों लिखते हैं? कभी आपने सोचा? समंदर का कलर है नीला, और काले पेन से जिसे लिखवाया जाता है कैपिटल लेटर में, यानी कि वो व्यक्ति मरा हुआ है। ये बकायदा संविधान में इन्होंने लिख के रखे हैं चीजें, लेकिन हमको समझ में नहीं आता। आपने कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे होंगे। कोर्ट मतलब क्या बताओ? मैं आपको हिंट दे देता हूं। आपने बास्केटबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, ये खेल के जो मैदान होते हैं वो सुने होंगे कोर्ट। तो कोर्ट होता है जहां पे दो खिलाड़ी खेलते हैं, एक बॉल को लात मारते हैं या हाथ मारते हैं, वो इधर से इधर मारता है, वो इधर से इधर मारता है। बीच में होता है जी रेफरी, वो देता है जजमेंट। तो रेफरी होता है जज, प्लेयर होते हैं वकील, और जिस पे लात पड़ती है वो बॉल होते हैं हम। इसीलिए आप पे केस चल रहा है, आपको कल फांसी होने वाली है, और जिसके बारे में केस चल रहा है वो जी ऐसे खड़ा है, वकील का मुंह देखता है, फिर उस वकील का मुंह देखता है, उसके बारे में बात चल रही है और उसी से बात नहीं पूछी जा रही है। आपको वकील रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट। मैं मरा हुआ हूं तभी तो मुझे वो व्यक्ति बता रहा है जज को कि मेरे मुवक्किल ने ये किया, मेरा मुवक्किल, अरे मेरे मुंह में जवाब नहीं था। जज क्या फारसी जानता है? क्या वो मुझसे बात नहीं करता? अपने घर वालों से बात नहीं करता होगा? उन्होंने कागज में मार लिया आपको, और मरे हुए आदमी कभी सवाल नहीं पूछते, इसलिए आपकी हिम्मत नहीं होती सवाल पूछने की। आस्किंग का मतलब क्या है? अजी आस्किंग मतलब पूछना। आस्किंग का मतलब होता है एज किंग।
जो सवाल पूछता है वो राजा होता है। इसीलिए सबसे पहले आपको कहा जाता है सवाल मत पूछिए। ये सिस्टम है, पड़ी लाठी पड़ी रहने दो, खड़ी मत करो, सवाल मत पूछो, क्योंकि सवाल जो पूछता है उसके अंदर राजा सही आती है, और आपके अंदर का जो राजा जग जाएगा उस दिन आप सवाल पूछेंगे। कल हम एक मीटिंग कर रहे थे, वहां पे बोल रहे थे जी बैंक कोलैप्स हो गई, उसके बाद क्या होगा, ये हो गया, उसके बाद क्या हो गया। यार मेरा काम नहीं है, राजा का काम होता है सिर्फ सवाल पूछना। ये जितने सर्वेंट लगा रखे हैं, ये नौकर पेशा वाले और नेता, इनका काम है क्या होगा मुझे क्या पता। मैं तो सिर्फ चाहत रखता हूं कि ऐसा होगा, कैसे होगा मुझे नहीं पता, मालिक है ना। तो हम आदेश जारी करते हैं, हम सवाल पूछते हैं। अब बैंकों से सवाल पूछने का समय आ गया है, क्योंकि हार्प टेक्नोलॉजी से आपके मौसम को कंट्रोल कर लिया। आपके खेती के जो बीज थे वो उन्होंने बदल दिए, हाइब्रिड कर दिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिए। आपका इवन एक मिनट तो आपको भी बताए थे जो अब आदमी को ये लग रहा होगा कि खेती के बीज तो चलो उन्होंने कंट्रोल कर लिए, आदमी के बीज का क्या हुआ। सारे तो जेंट से इसलिए टॉपिक रख देता हूं, आपको बड़ी जान के बड़ी आश्चर्य होगा कि जो पौधा बीज नहीं दे सकता, यानी जो हाइब्रिड हम बीज लाते हैं ना, एक बार तो फसल होती है, दोबारा उस बीज को लगाओगे तो अब फसल नहीं होती। पहले टमाटर को फेंक देते थे, टमाटर उग जाता था, अब नहीं उगता नहीं। तो इसका मतलब है कि जो पौधा अपने वंश को आगे नहीं बढ़ा सकता, वो खेती का अनाज अगर हम खाएंगे तो हमारा भी जो बीज बनेगा उस बीज में ये ताकत नहीं होगी कि मैं बच्चे पैदा कर सकूं। इसीलिए आईवीएफ सेंटर दुनिया भर के खोले जा रहे हैं। आप में शक्ति नहीं है, पहले तो बोलते थे कि बच्चे कम करो, अब होंगे नहीं, करके देख लो आप, एक दो बच्चा हो रहा, वो भी ऑपरेशन से। हमको बताया कि भाई 3-4 बच्चे हैं, एक बच्चा करो, फायदे में रहोगे। कौन सा फायदे में रहा, किसका तनाव हट गया, कौन लैंडलॉर्ड बन गया, कौन जमींदार बन गया। और जब 7-7, 8-8 होते थे, एक ही घर में होते थे, उस बच्चे को पता ही नहीं था कि मेरा भाई जो पैदा हो रहा है वो मेरे प्रॉपर्टी का हिस्सेदार है, ऐसा उसका दिमाग नहीं था। आज छोटा बच्चा पैदा होता है और उसको पता लग जाता है कि अब जो पैदा होगा वो मेरा हिस्सेदार है, वो मार्केट की भाषा समझता है। क्योंकि 2.5 साल से आपके बच्चों को आपके दादा दादी के पास खेलने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि दादा दादी के पास खेलेगा तो वो संस्कृति सीखेगा, और वो संस्कृति सीखेगा तो स्कूल उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। इसीलिए 2.5 साल के बच्चे को बस आती है, उठा के ले जाती है, फिर चाहे वो वहां पे खेल खिलाए, कुछ भी कराए, उसने दादा दादी से दूर कर दिया। छाती से जो लेडीज लगा के बच्चे पालती थी, अब वो वॉकर पे पालती है। जब छाती से तूने तेरा लड़का लगाया ही नहीं तो बुढ़ापे में तेरे को भी वृद्धाश्रम में छोड़ेगा वो, फिर रोना नहीं। और सारी चीजों की जो जड़ है, सारे विचार आपके आएंगे कहां से। मैं चैलेंज करता हूं, आप यहां से जाने के बाद 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद आपका असर कम हो जाएगा, क्योंकि आपका खान पान बदल चुका है। मैंने बात वहीं से शुरू की थी, बात को वहीं से खत्म कर रहा हूं कि जब तक आप देसी गाय से नहीं जुड़ेंगे, आपके विचारों में वो अग्नि, वो सच्चाई, वो पवित्रता आएगी ही नहीं। मैं इस बात का चश्मदीद गवाह हूं। मैं बहुत बड़ा मार्केटर था, बहुत बड़ा अपने आप के दिमाग को ये मतलब उल्टी सीधी चीजों में लगाता था। अब मुझे पता लगा है कि मुझे ये सब पता कहां से लगा है, मात्र 6 महीने का हुए मुझे। अब जो मुझे पता है, मुझे लगता है कि मैंने पूरा 20 वर्ष बर्बाद किए अपने। आप अपने बुजुर्गों के पास लौटें, अपने देसी खेतों के पास लौटें, अपनी देसी गौमाता के पास लौटें। आपकी संस्कृति, आपका जो गुरुकुल है, आपका जो हॉस्पिटल है, वो आपकी रसोई है। तो अभी मैं आपको उन महान शख्स के तरफ ले चलता हूं जिन्होंने अपने जीवन का 20 साल रुपए का असलाई, जो रुपए की जो असलियत थी उसको जानने में लगाई। ये उस टीम के एक छोटे से प्यादे हैं, जो ये महान टीम थी जिनको आप आजाद हिंद सेना, सुभाष चंद्र बोस, रामवृक्ष यादव, घनश्याम वर्मा, वो उस टीम के ये एक अंश हैं। इनकी खासियत ये है कि इनके अंदर सच्चाई और ईमानदारी ज्यादा है, इसीलिए अभी तक थोड़े कम फेमस हैं। और हम चाहते नहीं कि किसी व्यक्ति को फेमस करना,
हम चाहते हैं कि इनके पास जो ज्ञान है वो आप लें। अब डॉक्टर साहब यहां से बात अपनी शुरू करेंगे कि 1 रुपए की सच्चाई या थोड़े सा मैं सिर्फ आपको कहानी बताया है, मैंने आपको कोई भी चीज टेक्निकल या वो चीज नहीं बताई। सारी चीजें संविधान के तौर पे हैं कि डॉक्टर साहब को समझाएंगे कि कैसे आप अपने 10 लाख का कर्जा मात्र 210 रुपए में उतार सकते हैं। तो डॉक्टर साहब